नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बचपन में स्कूल में हमारी पीढ़ी के को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि अभी वाली पीढ़ी शायद वैसा नहीं करती हो। हमारी पीढ़ी के सभी लोगों ने केमिस्ट्री के लैब में कई तरह के प्रयोग टीचर के दाएं बाएं हो जाने पर खुद से करके देखे हैं। कोई सा केमिकल परखनली में डाला, उसमें कोई दूसरा डाला और देखा कि क्या होता है। कई बार कुछ अच्छा सा सृजित हो जाता था और कई बार परखनली में केमिकल के रिएक्शन से मामूली विस्फोट भी हो जाता था। घबरा के हम दूर हट जाते थे। इसकी याद और जिक्र आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि सियासत की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी ऐसे ही प्रयोगों में जुटी है। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और तकरीबन 19 साल की सत्ता के बाद भी बीजेपी के पास अब तक ऐसा कोई सॉलिड एजेंडा नहीं है जिस पर सवार होकर चुनावी बैतरणी को पार कर लिया जाए। कुछ दिनों पहले बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगना चाह रही थी। उसने तब और अब का फॉर्मूला तय किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह के शासनकाल से अब तक पुल के नीचे से इतना पानी बह चुका है कि बीजेपी को लगा कि ये जोखिम होगा, तो बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने तब और अब का एजेंडा उठाना बंद किया। फिर बारी आई दलित आदिवासी के नाम पर वोट मांगने की, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसने सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। फिर लगा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर पर परिवार को सीधे प्रभावित करने वाली, जिसमें मुफ्त में राशि दी जा सके उस पर जोर दिया जाए, लेकिन वो भी उतनी मारक नजर नहीं आई। बीजेपी नेताओं के भाषणों में उसका जिक्र होता तो है, लेकिन सपोर्टिंग रोल में। फिर कांग्रेस की गारंटी पर कब्जे की कवायद शुरू हुई। फिर कमलनाथ को भ्रष्ट बताने के लिए पोस्टर वॉर शुरू हुआ। उसका भी वैसा अपीलिंग असर नहीं हुआ, उल्टे ये डर भी था कि कहीं जनता की सहानुभूति ना चली जाए। अब बारी आई है जांचे परखे फॉर्मूले धर्म और अधर्म की व्याख्या की। हालांकि उसमें भी कमलनाथ मार्जिन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल टक्कर से कथा पूजा वे भी करवा रहे हैं। आज सिवनी में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि एमपी में ना चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच है, ना कांग्रेस और बीजेपी के बीच, बल्कि एमपी में धर्म और अधर्म के बीच चुनाव है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे फौरन लपक लिया। तो आज बात इसी पर करेंगे कि क्या एमपी में अब तक बीजेपी को कोई सॉलिड मुद्दा नहीं मिल पाया? क्या विकास के नाम पर वोट मिलने की गारंटी नहीं है? क्या कांग्रेस का मौन, खासतौर पर दिग्विजय सिंह का मौन, कोई बड़ा मामला नहीं दे पा रहा है? क्यों आदिवासियों और दलितों के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा? जिक्र इसका भी करेंगे कि जिन संत रामभद्राचार्य ने आज कांग्रेस को अधर्मी बताया, उनके परम शिष्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर क्यों ऐसी अधर्मी पार्टी के मुखिया कमलनाथ के यजमान बनकर वहां कथा वाचन के लिए गए थे? क्या चुनाव में धर्म की एंट्री के लिए मानसिक तौर पर मध्य प्रदेश के वोटर को तैयार हो जाना चाहिए? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। क्या एमपी में तकरीबन 19 साल शासन करने के बाद भी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी मुद्दों की तलाश में है? क्या एक एक मुद्दा उछालकर टटोला जा रहा है कि कौन सा कारगर हो सकता है जो सीधा लक्ष्य भेद सके? कम से कम बीते कुछ महीनों की कवायद को देखकर तो यही लग रहा है। पहले लगा कि बीजेपी चुनाव तब और अब, यानी दिग्विजय सिंह के शासनकाल और शिवराज के शासनकाल पर लड़ेगी। उसका प्रतिसाद उतना बेहतर नहीं आया, तो फौरन तुणीर से दूसरा तीर निकाला गया कमलनाथ को भ्रष्ट साबित करने का। उसके लिए बयान भी आए, पोस्टर भी रह रहकर चिपकाए जाते हैं यहाँ वहाँ। तैयारी आदिवासी और दलित को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की थी, मगर आदिवासी दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों ने आगाह कर दिया कि उल्टा पड़ सकता है ये दांव। संभव है कि अब चुनाव में बीजेपी का जांचा परखा फॉर्मूला धर्म सियासत के केंद्र में दाखिल हो सकता है। सिवनी में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि एमपी में चुनाव शिवराज और कमलनाथ नहीं लड़ रहे, कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं लड़ रही, यहाँ सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहा है। भाजपा ने तत्काल इस बयान को लपक लिया। पहले संत वाणी सुनिए, उसके बाद सियासी वाणी। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया नेस्तनाबूद कर देंगे, ये इस प्रकार से जब बयान आते हैं
तो इस समय धर्मशास्त्र बोलता है, और धर्मशास्त्र बोलता है तो धर्म के जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर है, अगर उन्होंने इसकी व्याख्या की है तो मैं समझता हूँ कि अपना अनुभव है। कांग्रेस समझ रही है कि लंबे वक्त से सत्ता से बाहर रहने के कारण सत्ता पक्ष बीजेपी उसे ऐसे किसी मसले पर तो घेर नहीं सकती जिससे एक तरफा नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले जाएं। कांग्रेस पर भ्रष्ट होने के आरोप भाजपा लगाती है तो भी पुराने तड़ से कमलनाथ जवाब पूछ लेते हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। संभव है कि धर्म के नाम पर घेरे जाने का इल्म कांग्रेस को पहले से ही रहा होगा। इसी वजह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीते कुछ सालों से अतिशय धार्मिक हो गए। सार्वजनिक पूजा पाठ करके उन्होंने बीजेपी का ये मौका भी छीन लिया। जिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कांग्रेस को अधर्मी कहा, उनके सर्वप्रिय शिष्य बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी कमलनाथ की यजमानी में छिंदवाड़ा में हाल ही में प्रवचन करके लौटे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कितने ही रंग दे चुनाव को, लेकिन जीतेगी तो कांग्रेस ही। अनादिकाल से जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, धर्म और अधर्म के बीच में ही लड़ाई हो रही है। धर्म और अधर्म के बीच में ही संघर्ष हो रहा है, नया नहीं है। और निश्चित रूप से अधर्मी कौन है? चुनाव तो होगा भूख पर, चुनाव तो होगा गरीबी पर, चुनाव तो होगा महंगाई पर। इस लड़ाई को कोई भी रंग देने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, उसे हार का मुंह देखना है, देखना है, देखना है। इससे एक बात तो तय है कि करोड़ों रुपए लोगों के खाते में मुफ्त में डालने के बाद, नेताओं की पूरी फौज सड़कों पर उतारने के बाद भी बीजेपी को ये इत्मीनान तो कतई नहीं है कि सिर्फ इसी की दम पर चुनावी बैतरणी पार हो जाएगी। वो किसी न किसी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में तो जरूर है जिससे चुनाव की सूरत ही बदल जाए। अभी तक तो कांग्रेस ने ऐसा कोई मौका दिया नहीं। आगे क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्भ। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो रस्मन उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, प्रदेश महासचिव है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। पंकज जी का भी बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु उनके नाम के आगे है। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा कि एमपी में सनातन और धर्म के बीच चुनाव हो रहा है, आप सहमत हैं इस बात से कि अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई चल रही? देखिए, पूज्य रामभद्राचार्य जी ने, प्रवीण जी, जो कहा कि ये जो चुनाव है सनातन और अधर्म के विरुद्ध के बीच है, तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात से सहमत हैं। और प्रवीण जी, ये विषय यदि खाली भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस चुनाव हारना जीतने का होता तो विषय बहुत छोटा विषय होता। पर जिस प्रकार योजनाबद्ध रूप से घमंडिया गठबंधन बना और उस गठबंधन के लोगों ने दक्षिण भारत के कुछ राजनेताओं को साथ लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे प्रियंका खड़गे हों, जी परमेश्वर जी हों, तमिलनाडु के उदय स्टालिन जो डीएमके के कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके शिक्षा मंत्री पनुकोडी जी हों, ये तमाम सारे लोग क्या बोल रहे हैं प्रवीण जी? शर्म आना चाहिए कांग्रेस को इनके साथ गठबंधन के नाम पर यदि बैठती भी कांग्रेस है तो धिक्कार है इस कांग्रेस की ऐसी सस्ती घटिया राजनीति को। ये कहते हैं सनातन धर्म मच्छर और मक्खी के समान है, डेंगू कीट पतंगे के समान, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। उदयनिधि ने जो कहा वो अचानक नहीं कहा, वो एक कार्यक्रम था जिसका बैकड्रॉप ही ये था कि हाउ टू इरेडिकेट सनातन, यानी सनातन धर्म को कैसे समूल नष्ट किया जाए। और उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के प्रियंका खड़गे जी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के जी परमेश्वर जी बोलते हैं कि उन्होंने ठीक कहा। और ये लोग जो चुनाव के समय कथाएं कराते हैं, प्रवचन कराते हैं, कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं, अपना दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, फिरोज भाई के परिवार के होने के बाद सब मौन है। अरे इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी प्रवीण जी कि कम से कम निंदा कर देते, असहमति जता देते कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। पर वहां सत्ता का जो सुख जो है, उसकी चाहत जो है वो हावी पड़ रही है। अधिकतर बात आपकी ले लीजिए। जेपी धनोपिया जी को इन करते हैं, धर्म और अधर्म के युद्ध है ये। इन धनोपिया साहब, अब तो बीजेपी घोषित तौर पे करेगी मध्य प्रदेश में धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध हो रहा है, और अधर्मी आप लोग हो बीजेपी की नजर में। देखिए, बिल्ली के भाग से छीका टूटा वाली बात हो जाती है। इनके सारे धार्मिक मुद्दे खत्म हो चुके हैं, गौण हो चुके हैं। हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चलती थी, वो आज आप देखिए आम जनता के बीच में साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस के लोग, खासकर हमारे कमलनाथ जी, धर्म के प्रति कितने
धार्मिक व्यक्ति हैं। इन सब बातों के बाद जो बौखलाहट है आज स्वामी जी ने महाराज जी ने बोल दिया, उसको तो ये साउथ से जुड़ेंगे क्या चुनाव के लिए यहाँ पे? अरे मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश की हालत की बात तो करिए। 19 से साल में क्या हो गया इस प्रदेश के अंदर? भ्रष्टाचार, भूख, करप्शन, बलात्कार घटना, क्या क्या नहीं हुआ है? कितनी घटनाएं हुई हैं जिनके जवाब देते हुए नहीं बन रहा है आज। इनके पास रोज एजेंडा तो समझ नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो इस पे आधार पर होंगे। अमित शाह कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आवाज भगदड़ मची हुई है। रोज देखिए आप, एक एमएलए खड़ा हो जाता है कांग्रेस के पास कि हमें ज्वाइन करना है। तो ये हालात जो है उसकी बात करें। ये धर्म की बात तो हम पहले भी करते थे, आज भी करते थे। धर्म सबका है, हम भी धर्म को मानते हैं, आप भी धर्म को मानते हो। धर्म किसी की बाप की बपौती नहीं है साहब, धर्म तो सभी का है और धर्म के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। इसी धर्म को हम मानते हैं। सहमत हूं, धर्म के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो इस तरह के विवाद विलाप करने की बात कर रहे हैं ऑलरेडी मेरे मित्र पंकज चतुर्वेदी साहब कि धर्म का होगा, असंति का होगा, ये सब छोड़ा। स्टोरी मिस्टर की बात में कोई दम नहीं है। मध्य प्रदेश की धरातल को समझें, मध्य प्रदेश के उसको देखें। गांव गांव में आज लोग कितने परेशान हैं। किसी भी गांव के अंदर का आप जाकर खड़े हो जाइए, आपको पूरा गांव बोलता नजर आएगा कुछ नहीं, भाजपा के साथ हमारा खत्म हो गया मामला, हम कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने तो सरकार चाहते हैं। ये है आज मध्य प्रदेश की हालत। ठीक है, मनीष जी को इन करते हैं। मनीष जी, मेरी उस बात से आप सहमत है कि टटोल रही है बीजेपी की कौन सा एक कोई लक्ष्य भेदी मुद्दा मिल जाए, सहमत है क्या आप? नहीं प्रवीण भाई, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। जैसे स्वामी जी जो बोल रहे हैं कि ये चुनाव जो है सनातन और अधर्म के बीच में है, तो हम क्यों मान रहे हैं कि भाजपा सनातन है और कांग्रेस अधर्मी है? उन्होंने दो नाम पहले ही तय किए ना सर, उन्होंने दो नाम किए, शिवराज और कमलनाथ नहीं है। मतलब उन्होंने ही मनवाया, शिवराज कमलनाथ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस नहीं है। नहीं, उन्होंने प्रवीण जी उन्होंने बोला कि ये चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच में नहीं है, आपके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, ये सनातन और अधर्म के बीच में है। तो अब इसमें अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मेरा इंटरप्रिटेशन आपसे अलग है, या पंकज भाई से या धर्मोपिया जी से हो सकता है अलग होगा, बिल्कुल होना क्योंकि चुनाव जो हैं और हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय चुनाव जो हैं ये धर्म अधर्म ये सब बातें मायने रखती हैं, बट ये पुरानी हो गई। आज की डेट में जो चुनाव लड़े जाते हैं, पार्टी अपना एजेंडा लेके जाती है। मैं अगर वोट दे रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मैं उसको वोट दूं एज अ जर्नलिस्ट, और मैं बाकी लोगों को भी यही बोलता हूं कि भाई आप देखो कि आप उसको वोट दो जो आपके आड़े समय पे काम आए, आपके क्षेत्र का विकास करे। वो कौन सी पार्टी से जुड़ा है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, उसकी नीतियां क्या है, वो आगे हमको क्या कमिटमेंट करके दे रहा है। ये एक्चुअली चुनाव को डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। और अगर अब उनके बारे में कमेंट अपन जो रामभद्राचार्य जी हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत, हाँ, माने हम उनके आगे तो बेशक, हाँ। और राजनीति के साथ प्रवीण जी अपने यहाँ एक शंकराचार्य जी हुए थे, तो वो एक पर्टिकुलर दल से जुड़े हुए थे। तो अब आज की डेट में ऐसा लगने लगा है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिनको हम लोग सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, वो भी अब पार्टी पॉलिटिक्स में अपना विचार रखने लगे और खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब उनको संत जैसा व्यवहार करना चाहिए और न्यूट्रल रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर वो किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, जो मैंने जितना सुना है, हो सकता मैं गलत हूं, कि भाजपा माने सनातन और कांग्रेस माने अधर्म। अब एक उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की 4 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे सुरेश राजे का एक मामला आया, तो मेरे हिसाब से वो गलत है और जो वहां का वोटर होगा वो भी उसको ध्यान रखेगा। सिमिलरली जो सीधी में घटना हुई, जो शुक्ला जी वाला कांड हुआ, वो भी अधर्म है, वो कोई धर्म तो नहीं है। या कल भोपाल की मतलब राजधानी में जो घटना हुई, वो क्या है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये जनता तय करेगी। स्वामी जी ने जो बोल दिया ठीक है, उन्होंने किस भाव में बोला है। उन्होंने तो किसी को कल एक विधायक जी को जिताने की भी अपील करी और बोला कि ये इनको मैं मंत्री ही बनाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो परंपरा है शंकराचार्य जी से शुरू होकर, अब हो सकता है रामभद्राचार्य जी उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बट जनता समझदार है। पंकज जी को इन करते हैं। पंकज जी, अब चलिए इसको और विस्तारित करते हैं, बहस को और खोलते हैं। क्या एक एजेंडा आपको लगता है, जो मैंने मनीष जी से ही पूछा, जो बिल्कुल लगता है आपको कि लक्ष्य भेदी है सब, ये एजेंडा बीजेपी की फिर से सरकार ला देगा? क्योंकि मैं बता देता हूं 2 चीजें। जब आप पहली बार आए थे, मतलब आप माने बीजेपी के, जब 2003 वाला जो आपने शुरू किया, तो मिस्टर बंटाधार वाली लाइन ली कि साहब ये ऐसा ऐसा है। फिर लाडली लक्ष्मी आ गई आपके पास। फिर पिछले चुनाव में माफ करो महाराज आ गए, यानी शिवराज जी बहुत आम आदमी, महाराज मतलब वीआईपी, ऐसा प्रस्तुतिकरण किया। इस बार क्या एक लक्ष्य भेदी आपके पास है एजेंडा?
देखिए प्रवीण जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की गतिविधि को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले निकाली विकास यात्राएं। एक एक गांव में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता गए और मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं थी उन पर सीधा गांव के स्तर तक जाकर जनसंवाद किया, जो विषय थे उन विषयों का निराकरण किया, हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय अमित शाह जी आते हैं भोपाल में, 32 पेज का विकास पत्र जारी करते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं, जो विकास का रिपोर्ट कार्ड एक एक बिंदु 2003 से 23 का मध्य प्रदेश। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 125 विकास रथ हैं जो पूरे मध्य प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं, और जन आशीर्वाद यात्रा भी विकास की बातचीत कर रही है। मैं 4-5 दिन तक जन आशीर्वाद यात्रा में था, 2 दिन बाद फिर जाऊंगा, और वहां हम सिर्फ प्रवीण जी एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, विकास विकास और विकास। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं प्रवीण जी कि हम इस साहस के साथ जनता के सामने जा सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश देखिए जो बीमारू मध्य प्रदेश था, जिसकी विकास दर नकारात्मक होती थी, आज 17% की विकास दर, 19% की कृषि विकास दर, 24% की औद्योगिक विकास दर, प्रति व्यक्ति आय 11,000 से 1,40,000 रुपए, 36% की निर्यात में, 38% निर्यात में ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ, 23,000 करोड़ का बजट था, 3.5 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। धनुका साहब ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं डेवलपमेंट के कारण ये दोबारा चुने जाएंगे। इनके पास जो एक देशज शब्द होता है कि हमारा मुंह है इसलिए जा रहे हैं, लोगों को काम किया है तो दिखाने जा रहे हैं। ये आंकड़ों की और इवेंट की सरकार है। इन्होंने विकास यात्रा निकाली, शासकीय खर्चे पर लोगों ने गांव में घुसने तक नहीं दिया था। कई जगह पर मंत्रियों के साथ क्या क्या हुआ था आपने खुद दिखाया टीवी के ऊपर। और जो अभी जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है ना, लोग घुसने नहीं दे रहे गाँव के अंदर। यह हालत बनी हुई, काय का आशीर्वाद? लोग कहते हैं किस बात का आशीर्वाद लेने आए हैं? आपने लोगों को रोजगार दिया, लोग बेरोजगारी संख्या देखी इस प्रदेश के अंदर, आपने महंगाई की हालत देखी, आपने दाम देखे लोगों के, भ्रष्टाचार देखा, करप्शन देखा। लाडली बहना के नाम पे आपने किसी को 1000 रुपए दे दिए, पूरा घर बेरोजगार बैठा हुआ है, तो 1000 रुपए में घर पल रहा है क्या? और 19 साल के बाद आपको याद आ रही है कि बहनें भी हैं 19 साल के बाद याद आ रहा है कि 450 हम गैस सिलेंडर दे सकते हैं। आज तक लूटते रहे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, मध्य प्रदेश की सीधी है, गरीब है, मगर समझदार है। आप कुछ भी करते रहिए, आपकी किसी बात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आने वाला समय आपको दिखाएगा कि लोग सारी चीजें आपसे ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी तो आप उसे लपक के ले आए कि आप 500 दे रहे हैं, हम 450 देंगे। अरे मामा जी, आज तक क्या हो गया था? क्यों लूटते रहे जनता को? इससे पहले क्या किया आपने? आपने आज तक, कांग्रेस ने कहा 1500 रुपए देंगे, तो आपने कहा हम तो 3000 तक देंगे, हर बार 250-250 बढ़ाएंगे। और रहोगे तो बढ़ाओगे ना भाई, हम तो 1500 देंगे। तो मेरा कहना है कि आपकी घोषणाएं जो हैं, इनमें ना गरीबी खत्म हो रही है, ना महंगाई खत्म हो रही है, ना रोजगार लोगों को मिल रहा है, ना भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। सारी चीजें अभी आपने खुद देखा, मनीष जी ने गिनाई कितनी बातें हो रही हैं। तो ये सब बातें जनता देखती है, समझती है। पहला वाला जमाना खत्म हो गया भाई। अब मामा को तो याद नहीं रहता कितनी घोषणाएं कर चुके। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, दूसरे कुछ बोलते हैं, मामा को परेशान होते रहते हैं। तो मेरा कहना, मामा के तो अब मामा तो गयो, ये पक्का मान लीजिए। मामा तो गयो। मनीष जी को इनका लेते हैं। मनीष जी चलिए, संत रामभद्राचार्य जी को एक बार अपन उनकी बात को किनारे कर देते हैं। आप देखिए, बीजेपी के जितने तमाम बड़े नेता हैं जो एमपी आ रहे हैं, और कल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने BSTV से बात की थी, उनका भी पहला यही था कि भाई ये सनातन के विरोध की बात करते हैं ये लोग, तो ये माना जाए। और अभी एक अनाउंसमेंट भी हो गया इनके इंडिया गठबंधन की तरफ से कि भाई अक्टूबर में शायद वो रैली करेंगे यहाँ पे भोपाल में। तो ये माना जाए कि वहाँ का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ के इलेक्शन में भी, विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। वहाँ कही गई बात ये लोग यहाँ भी एजेंडा बनाएंगे, जैसे अभी पंकज जी भी बना रहे थे पहले सवाल में। देखिए, राजनीतिक जो दल है उनका काम ही है प्रवीण जी एजेंडा बनाना। और वो राजनीतिक दल क्या जो किसी मुद्दे को पकड़े नहीं और उसको इनकैश करने की कोशिश नहीं करे। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि बीजेपी की मास्टरी है। और वो एक तो इशू पकड़ते हैं, इशू पकड़ते हैं और उसकी बम्बार्डिंग करते हैं, फिर चारों तरफ से वो ऐसा आपके मानस में वो छा जाती है चीज कि ये जो बोल रहे हैं वही सही है। मैं तो हो सकता है आदरणीय रामभद्राचार्य जी के कोई शिष्य या उनके कोई संबंधी या कोई ऐसे लोग जो उन तक ये बात पहुंचाएं, मैं उनसे केवल एक बात, मेरे ख्याल से संसद में एक साहब ने एक शेर बोला था, और वो अब किस दल में है वो धर्म वो खुद कैलकुलेट करें कि वो मतलब सनातनी है कि वो अधर्मी है। एक आपको याद होगा प्रवीण जी, बड़ा फेमस एक था कि विस्की में विष्णु बसे, रम में प्रभु श्री राम। ये बोलने वाला अब किस पार्टी में है? तो ये सब जो बातें हैं, मैं जो ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये एक जिसको बोलते हैं कि आपका माइंडसेट है, आप किस चीज को लेकर
किस चीज को कैसा टेक अवे कर रहे हो, आप कौन सी चीज ग्रास्प कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता इन विषयों पर लेकर अपना जो 5 साल में उनको एक पावर मिलता है वोट देने का, उसको वेस्ट करेगी। वो ये देखेगी कि मेरे बच्चे को रोजगार कौन दे रहा है, अगर है ना, और किसान वो देखेगा कि भाई मैं जब मुझे समस्या आती है या आम आदमी जब उसे समस्या आती है, वो उसके साथ में कौन खड़ा है, कौन उनको आगे फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है, कौन उनको उनके इस बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दे रहा है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है। यही चीजें प्रवीण जी काम आने वाली है। मुझे लगता है दोनों दल इसी पर आगे जाएंगे कि नहीं, ये भविष्य पंकज जी एक बार इनका लेते हैं। पंकज जी, मनीष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मैं 2-3 रैलियों में, बड़ी रैलियों में मैं भी रहा हूं आपकी पार्टी के, मतलब मोदी जी, अमित शाह जी की रैली में भी रहा हूं। कल हमने अभी अनुराग जी का जिक्र कर ही दिया। जो बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, उनका जो शुरुआती पोर्शन है वो ठीक है, आपके स्टेट के लिए रहता है। बाकी जो फोकस होता है एमपी के अंदर भी, रैली में भी, भाषण में भी और इंटरव्यू में भी, वो इंडिया गठबंधन पे रहता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर उपयोगी होगा उनको निशाना मारना, वहां आपके शत्रु अलग, यहाँ आपके शत्रु अलग, राजनीतिक? देखिए प्रवीण जी, मनीष जी ने जो कहा और जो आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर सनातन धर्म के अपमान का विषय उल्लेखित करें, क्यों नहीं करेंगे प्रवीण जी? हमारा सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कहते हो कि हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, जिनकी सरकार, जिसमें कमलनाथ जी मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट देती हूँ कि राम सेतु काल्पनिक, भगवान राम काल्पनिक, जिनके चुनावी बोर्ड के मेंबर अभी सलमान खुर्शीद जी बने, वो किताब में लिख कर दे रहे हैं सर कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म ISIS और बोको हरम के समान है। जिन्होंने राम नाम का, राम काज का विरोध किया, तो यही तो अधर्म है सर। कोई अलग परिभाषा अधर्म की सर? सनातन का विरोधी तो अधर्म है सर, धर्म का विरोध अधर्म है। जो लोग सनातन के समूल नाश करने के अपने साथी के बयान पर मौन हो, इससे बड़ा अधर्म कुछ हो सकता है सर? क्या इससे बड़ा पाप कुछ और हो सकता है? किसी और प्रमाण की आवश्यकता है आपको धर्म और अधर्म के लिए? मनीष जी ने कहा कि संत जी का इंटरप्रिटेशन कुछ और था। मनीष जी आपके प्रति आदर के साथ सर उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और हम सब देख रहे हैं कि देश में कौन सा सनातन का अपमान कर रहा है, किसको सनातन से पीड़ा है, किसके ऊपर अंग्रेजियत के जीन हावी है, कौन इटली की संस्कृति लेकर आना चाहता है। प्रवीण जी, इस पर देश में संवाद होना चाहिए, क्योंकि मनीष जी बहुत छोटा चूक जाएंगे, बिल्कुल फिसलता है वक्त। पंकज जी पूरी बात ले ली। मनीष जी कुछ मैं केवल मनीष जी का कुछ संशोधन ले लीजिए, फिर धनुप्रिया साहब पास जाऊंगा। मैं पंकज बोलिए। मैं केवल पंकज जी से केवल ये कह रहा हूं, धर्म अधर्म जो है वो सब ठीक है। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी में है कि नहीं है। अगर वो अधर्मी है तो उनको निकाल के बाहर करिए भाई, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कोई भी राम को या सीता माँ का अपमान करेगा तो हम कैसे उनको ले सकते हैं अपने दल में? मनीष जी जिन्होंने हिंदू आतंकवादी का, भगवा आतंकवादी का, उन पर आपका क्या बोलना है? जो किताब में ठीक है सर, मनीष जी और पंकज जी में धर्मप्रिय साहब पॉलिटिकल गैस हमारे बीच बैठे हुए, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए, विनम्रता के साथ। धनुप्रिया साहब अधर्मी हो आप लोग, ये अब घोषित होते जा रहा है कौम बीजेपी की लाइन यहाँ पर से। मुद्दा चुनाव में नहीं बनेगा। मेरे मित्र जो बात कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मालेगांव बिलमलाश में कौन था? सुनील जोशी हत्याकांड में कौन था? ये सारे वही लोग हैं जो आज बड़े तिलक लगाए घूम रहे हैं। इसलिए इस बात को भूल जाइए यार, जनता सब पहचानती है। अब चुनाव मध्य प्रदेश में गरीबी पर होगा, भूख पर होगा, महंगाई पर होगा, भ्रष्टाचार पर होगा, रोजगार बेरोजगारी पर होगा, महिला अत्याचार पर होगा, करप्शन पर होगा। इसलिए बात भूल जाइए। क्या किया है आज तक? जितनी घोषणा की शिवराज सिंह चौहान ने हर चुनाव के पहले 50 जगह स्मार्ट सिटी बना दी, आज तक नहीं बनी। जहाँ जाते हैं जिला बना दूंगा, ये कर दूंगा, आज तक क्या करते रहे आप? इसलिए अब चुनाव इन पर होगा, ये इन सब बातों पर नहीं होगा। ये तो आप लाके थोपने की कोशिश कर रहे हैं ना, सनातन वाली बात। हम सनातन नहीं है, लेकिन लोग आ तो जाते हैं भाई बहकावे में, मतलब माने बहकावा हो या जो भी हो, अगर एक बार लोगों को धर्म नहीं आएगा, ये मान के चलिए। मध्य प्रदेश में इस बार आप माहौल देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें क्रॉस कर जाए, ऐसे लोगों को कहना बहुत मुश्किल होगा। बहुत छोटा जवाब पंकज जी, 70 सीटें ही पार नहीं कर पाओगे आप लोग। 70 का दूना 140 प्लस 10 150 के पार 230-31 कर दो। आप तो आपका तो अवश्य तो मामा से घोषणा करा दो, 231 सीटें जीतेंगे। प्रवीण जी कराओ घोषणा। रिजल्ट के बाद पैनल रखिएगा, रिजल्ट वाले दिन शाम को 8 की डिबेट में यही पैनल रखिएगा। अरे बिल्कुल यही रहेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बिल्कुल ठीक रहेगा। सीट क्रॉस नहीं करोगे आप, बहुत छोटा जवाब नोट कर लेना। 170 और 150 नोट कर लिया मैंने भी। मनीष जी आप यही पर हो। अब ठीक है, अब मनीष जी को इन करते हैं। मनीष जी इससे क्लियर हो गया। पंकज जी माफ कीजिए, बहुत क्लोजिंग, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से।
मनीष जी, क्लियर है धर्म के नाम पे जाएगी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ने में? आपको लगता है अपील कर जाएगा ये मुद्दा? कुछ हद तक तो करेगा प्रवीण जी, क्योंकि धर्म हमारे जिसको बोलते हैं मानस रगों में बसा हुआ है। मगर अब ये है कि हम उसको किस तरह से रगों में बसा हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई हमारे देवता को, कोई उसको अगर कोई हर्ट करता है तो ये फीलिंग तो आती है और बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। मगर ये अभी असर, क्योंकि इसका असर नवंबर तक रहेगा, वोटिंग तक रहेगा, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसको आप कंटिन्यू करके रखते हो तो हो सकता है ये एक विषय बना रहे चुनाव तक। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि, और यहां भी आपने जो गेस्ट थे उनके पैनल के डिस्कशन से आपको लगा होगा कि आने वाले दौर में इलेक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस तरफ का होगा। आप, लेकिन ये बात जरूर है, मैं सहमत हूं पैनल की इस बात से, आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा नेता आपके लिए काम का है, चाहे जिस भी दल का हो, और उसे ही वोट करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।